नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी की स्टूडेंट्स के लिए हम बायो ज्योग्राफी में वेजिटेशन या प्लांट वर्ल्ड की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि हमने ये पृथ्वी के विभिन्न युगों में किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों का विकास हुआ, किस तरह से नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से उनका डिस्पर्सल हुआ, इस डिस्पर्सल में या प्रसरण में कौन कौन से तत्व थे जो काम आ रहे थे, किस किस के द्वारा ये बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे और कौन कौन सी इनके मार्ग में बाधाएं थी और किस प्रकार से ये जो बीज हैं ये किसी स्थान पे पहुंचकर वहाँ पे विकसित हुए, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट की तरह बने। ये हमने अभी तक डिटेल में देखा था। आज हम पौधों के वितरण की बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि धरातल पर वनस्पतियों के वितरण में काफ़ी सारी असमानताएं पाई जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ और सागर तल से उच्च पर्वतों की तरफ यहाँ पर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये जलवायु के कारकों में डिफरेंस पाए जाते हैं, जैसे तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, धरातल संबंधी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैविक कारक बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार से इन असमानताओं की वजह से ही पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा वनस्पति के वितरण में भी असमानताएं पाई जाती है और साथ ही साथ वनस्पति का जो खुद का अस्तित्व होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। उनके अंतर संबंध किस प्रकार के हैं, उनको किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, प्राकृतिक चयन की इसमें क्या भूमिका है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो उनके ऊपर किसी भी वनस्पति का वितरण जो है वो डिपेंड करता है। फिज़िकल कारकों की बात करेंगे तो उच्चावच है, ढाल का कोण है और धरातलीय संरचना है, भूमिगत कारक हैं, बहुत सारे इस प्रकार के फैक्टर्स हैं जो इनके आवासों पर, इनके निवास स्थान पर प्रभाव डालते हैं। तो विश्व में पौधों के वितरण का अध्ययन हम कई रूपों में कर सकते हैं। जैसे आवासों के आधार पर हम करेंगे तो वो क्या होगा, जलीय पौधे और स्थलीय पौधे। हम वानस्पतिक विभाजन के आधार पर कर सकते हैं, हम अक्षांशीय विस्तार और ऊंचाई के आधार पर कर सकते हैं और पादप समुदाय की विशेषताओं के आधार पर भी कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको स्थलीय पौधों के वितरण के रूप में। आप ये देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर विभिन्नताओं की वजह से वनस्पति के प्रारूप में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। अब यहाँ पर हमने वनस्पति के अध्ययन को दो रूपों में देख लिया है। पहला तो है कि पादपों की किसी खास जाति का विश्व स्तरीय वितरण के रूप में हम देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत पादपों के वितरण के प्रतिरूप और उसका अध्ययन जलवायु की विभिन्नता, पादपों के विसरण, उनके प्रवास, महाद्वीप के विस्थापन, इन सब के संदर्भ में हम कर सकते हैं। दूसरा है कि वनस्पति का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में भी किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत हम समान पर्यावरण वाले आवासों को या स्थानों को उसको हम एक यूनिट के रूप में उसका अध्ययन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था बायोम्स में कि हमने पढ़ा भूमध्य रेखीय बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम। इसका क्या आशय है कि हमने वहाँ पर जो भौगोलिक एकता थी उसके आधार पर हमने उसको अलग अलग उस बड़े जोन्स में बांट दिया। तो भूगोल में वनस्पति का वितरण भौगोलिक प्रदेशों और जलवायु के संदर्भ में अधिकतर किया जाता है। क्रिटेशियस युग में पुष्पी पौधों का प्रादुर्भाव हुआ, विकास हुआ, भूमंडल के विभिन्न भागों में विसरण हुआ और प्रवास होने के साथ साथ एक और चीज़ क्या हुई कि अलग अलग समुदायों में उनका विकास हुआ। तो इसका क्या रिजल्ट रहा कि इस तरह से एक किसी स्पेशल प्रकार के आवासों में स्पेशल प्रकार की वनस्पति का दो रूप में वहाँ पर
वृहद रूप में उसका वहाँ पर विकास हुआ। और जो प्रत्येक वनस्पति जगत प्रदेश में कुछ विभिन्नताएं आवश्यक होती है, और ये विभिन्नताएं हैं ये इसी से जो हम एक तरह से हम ये कहते हैं कि इसी से सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो प्रत्येक वनस्पति प्रदेश में जीवन का जो रूप है, लाइफ का जो फॉर्म है, वो मूल रूप से वहाँ पर प्रभाव डालता है। और यहाँ पे फिर मैं आपको बायोम की चर्चा एक बार करना चाहूँगी। ये सब समझने के लिए एक बार हम बायोम्स का अध्ययन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हमने बायोम्स में क्या किया था कि हमने वनस्पति को इस प्रकार से बांटा कि एक स्पेसिफिक प्रकार की वनस्पति विश्व में कहाँ कहाँ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा कि विश्व के मरुस्थल, तो हमने उसको शुष्क बायोम में हमने जितने भी विश्व के मरुस्थल थे उन प्रदेशों को रख दिया। भूमध्य रेखीय वनस्पति बायोम जो है उसमें हमने भूमध्य रेखा जहाँ जहाँ पर भी है उसका जो विस्तार है उसके आधार पर वहाँ पे पौधों का विभाजन किया। इसके पौधों के वितरण के लिए हमें सबसे आसान तरीका यही होता है कि पहले हम अच्छे से बायोम्स का अध्ययन करें, तभी हम बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। तो अगर हम स्थलीय वनस्पति के वितरण का बात करते हैं तो उसका वितरण को जो हमने अपने हिसाब से डिवाइड किया है उसमें पहला हम ये देखते हैं, पहला जो हमारा पॉइंट आएगा वो है ऑस्ट्रेलियन जगत। और इसके अंतर्गत सारा जो ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। और इसमें एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ का जो सबसे मेन जो प्लांट है, जो पौधा है, वो यूकलिप्टस है। हम इसको अच्छे से जानते हैं। और ये भारत में हम इसको सफ़ेदे का पेड़ भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के संपूर्ण वृक्षों का लगभग 75% जो है वो यूकलिप्टस प्रजाति का है। और इसकी करीब करीब वहाँ पर 600 प्रजातियाँ पाई जाती है। जो ऑस्ट्रेलियन जगत में यूकलिप्टस की करीब करीब 600 प्रजातियाँ पाई जाती है। और इसमें बहुत विषमताएँ भी पाई जाती है। ऊंचे और वृहदकार छायादार वृक्षों से लेकर और यूकलिप्टस जो है वो इवन ड्राई वनस्पति या मरुस्थलीय क्षेत्रों के बौने वृक्ष तक होते हैं। मतलब यहाँ पर जो वाटर कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, तापमान में भिन्नता है, उसके आधार पर 600 प्रजातियों के यूकलिप्टस यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ऊंचे भी पेड़ उसमें होते हैं, छायादार पेड़ भी होते हैं, बहुत सघन पेड़ भी होते हैं। और इसके विपरीत जो मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में भी यूकलिप्टस की प्रजातियाँ पाई जाती है। और इस यूकलिप्टस को मिमोसा से संबंधित बताया जाता है, जिसकी कुछ जातियां भी दक्षिण अमेरिका में भी फैल गई हैं। हालांकि अब तो यूकलिप्टस बहुत देशों में मिलता है, परंतु इसकी जो एक से अधिक प्रजातियां हैं वो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया से यूकलिप्टस का मनुष्य ने प्राय प्रत्येक महाद्वीप में वितरण कर दिया। ये कहा जाता है कि ये जो है इसका मानव इसके वितरण में बहुत इम्पॉर्टेंट उसने रोल प्ले किया है। और अब मानव की वजह से ही विश्व के अधिकांश महाद्वीपों में हम यूकलिप्टस की जो उपस्थिति है उसको हम इजीली देख सकते हैं। इसका आशय क्या है कि इसके विसरण में या डिस्पर्सल में मानव का बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ है और इसने बहुत सारे विश्व के भागों पर यूकलिप्टस का रोपण करके उसको विकसित किया है। और अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में भी आपको जो अपनी रोड्स होती हैं उसके सहारे देखेंगे तो यूकलिप्टस के पेड़ बड़े इजीली नज़र आ जाएंगे और बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्लांटेशन किया गया है। हालांकि देखा जाए तो ये पेड़ कहाँ के लिए उपयुक्त है, जहाँ पे ज़मीन में नमी की मात्रा अधिक है या दलदली प्रदेश है, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़ी मात्रा में ज़मीन की नमी को खींचता है। तो भारत देश जैसे देश में यूकलिप्टस का होना कोई अच्छा साइन नहीं है, परंतु साथ में ये भी कहा जाता है कि पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए ये पौधा बहुत उपयोगी होता है और इसीलिए ये इसका अपना एक व्यापारिक महत्व है। इसलिए बड़ी मात्रा में भारत में भी इसका प्लांटेशन कर दिया गया है। तो हम ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जगत का जो मेन
प्लांट था यूकलिप्टस का, और मानव ने उसको बहुत बड़ी मात्रा में उसका डिस्पर्सल किया और उसको लाकर अलग अलग महाद्वीपों में लगाया। और ये भी माना जाता है कि महाद्वीपीय प्रवाह जो हुआ था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, उसके कारण ऑस्ट्रेलिया से जो आइसोलेशन हुआ था कई क्षेत्रों का, वहाँ पर भी इस प्रकार की वनस्पति का विकास हुआ है। तो जब हम वनस्पति का विश्व वितरण पढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? ऑस्ट्रेलियन जगत के बारे में पढ़ा। यहाँ की वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ पे 600 प्रजातियाँ करीब करीब यूकलिप्टस की पाई जाती है, और स्थानीय परिस्थितियों, स्थानीय नमी, स्थानीय उत्पादकता के आधार पर ये ऊंचे और वृहद और छायादार वृक्षों से लेकर मरुस्थलीय प्रदेशों तक यूकलिप्टस की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन पाया जाता है। तो हमने पहला भाग जो विश्व का पढ़ा वो था ऑस्ट्रेलियन जगत। अब हम आते हैं इसका वितरण पे, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जिसे नाम दिया गया है केप किंगडम या केप जगत। तो इसका विस्तार अगर हम मानते हैं तो ये अफ्रीका से के जो दक्षिणी छोर है वहाँ पे हुआ है, और वहाँ पर शल्ककंद जिसे कहते हैं ना, बल्ब्स और ट्यूब्स, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ जो होती है वो बल्ब के रूप में या ट्यूब्स के रूप में होती है। तो उस प्रकार के पौधों का विकास यहाँ पर हुआ, और इनके नए पौधों का जनन भी इन्हीं से होता है। ये जो बल्ब्स वगैरह होते हैं इनका रोपण कर देते हैं तो हमें ये पौधे मिल जाते हैं वापस, मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो इसी रूप में होती हैं। इस तरह से पौधे वाटिका के एक तरह से पुष्पी पौधे या फूल वाले पौधे तथा इसके जो नाम है उसमें लोबीलिया, कनिंगपिया, एरिका और फ्रेसिस नामक की प्रजातियां हैं। और इस क्षेत्र में यूरोपीय लोगों के द्वारा, ये यूरोप के देशों की कॉलोनीज थी, इसलिए उनके बाद ये जितने भी पुष्पी जातियों के पौधों को विश्व के अधिकांश देशों की वाटिकाओं में फूलों के लिए ले जाया गया। आप अगर आज अलवर के भी मार्केट में जाके देखेंगे फूलों के बाज़ार में, तो बहुत तरह के इस प्रकार के फूल आपको मिलते हैं जो कि बाहर से लाए हुए होते हैं, क्योंकि इनका अब ट्रांसपोर्टेशन और उसकी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। तो अब विदेशी फूल भी भारत में हम कहीं ना कहीं उगा रहे हैं। तो सेम सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है। और ये जो पौधे होते हैं इनकी बल्ब्स भी हमें बाज़ार में मिल जाते हैं, हम इनको अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। तो हम इसको एक तरह से गार्डन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो हैं ये वाले, इसलिए इनका अन्य जगह विसरण और वितरण हुआ, परंतु अपने मूल स्थान में ही इनकी संख्या और इसका जो पैदा होने का क्षेत्र है उसमें कमी आ रही है, उसमें ह्रास हो रहा है, उसमें डिटोरिएशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि कार्य किया जा रहा है। तो कृषि कार्य करने के दौरान ये इस प्रकार के जो पुष्पी पौधे हैं उनके एरियाज़ को साफ किया जा रहा है। तो जिन क्षेत्रों में अभी तक कृषि का प्रसार नहीं हुआ है वहाँ पर भी इसकी झाड़ियाँ पाई जाती है, जिनकी ऊंचाई कमी होती है, लगभग 1 मीटर से थोड़ी ऊपर तक होती है, और इनके नीचे शाकीय झाड़ियाँ जिसे कहते हैं हम, हर्बिकोरस श्रब्स होती हैं। और ज्ञातव्य है कि इन महाद्वीपों के विकास से पहले यहाँ पर क्या था, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती थी। परंतु यूरोपीय लोगों ने उन मौलिक वनों को साफ कर दिया और उसके बाद यहाँ पे झाड़ियों का विकास हुआ। ये यूरोप की कॉलोनी रही थी और यहाँ पे विकास के क्रम में जो प्राकृतिक वनस्पति थी उसको नष्ट किया गया, और उसको नष्ट करने के बाद यहाँ पे अधिकांशतः हम देखेंगे कि घास के और इस प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जब ओरिजिन इसका हुआ, ओरिजिन इन क्षेत्रों से हुआ, परंतु इस प्रकार की वनस्पति भी आज आपको विश्व के लगभग सभी देशों में नज़र आ जाएगी, और इसका विकास सभी देशों में हो रहा है। और फूलों का बहुत बड़ा व्यापार होने की वजह से इनको अलग अलग जगह इनका एक तरह से डिस्पर्सल हुआ, प्राकृतिक तौर पर कम हुआ, मानव के द्वारा ज़्यादा हुआ, और हमने हर देश में जहाँ पर भी इसके लिए सिचुएशंस बिल्कुल ठीक थी वहाँ पर इसका उगाकर इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया।
ऑल्दो ये जो केप रीजन है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि अब कृषि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस प्राकृतिक वनस्पति को बड़ी मात्रा में इसको हटाया जा रहा है या इसको नष्ट किया जा रहा है और उसके स्थान पर यहाँ पर कृषि कार्य किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे विश्व में स्थलीय पौधों का वितरण, स्थलीय वनस्पति का वितरण, जिसमें सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलियन जगत के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने केप जगत के बारे में, या जिसको हम केप किंगडम के नाम से भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा। आप अगर मैप पे देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाएंगी जिन क्षेत्रों की आज हम बात कर रहे हैं। एक मैप भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी जब हम इसका PDF आपको भेजेंगे, तो उस मैप में भी आप देखिएगा कि किस प्रकार से हमने विश्व की वनस्पति के क्षेत्रों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, कैसे उसका मैप बना है। और इस मैप को आपको बनाना है, इस मैप की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बिना मानचित्र के इस प्रश्न को करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप अच्छे से इसके मैप को स्टडी कीजिए और उसमें हमने मेन जो इसके 6 रीजन्स हैं उनको यहाँ पर प्रकट किया है। तो कल के लेक्चर में हम आगे के रीजन्स की बात करेंगे। थैंक यू।